रविवार कोई अवकाश में घर पे नहीं रहा। पिछले 10 साल की बात बता रहा हूं। ये जो साथी ये जानते हैं, ये यूं नहीं आ गया है। पिछले 10 साल का संघर्ष है कि आज आप हाथ उठाने में देरी नहीं कर रहे हैं। और यही बात सबसे कमाल की है, जब लोगों को विश्वास हो जाए कि पेंशन बहाल हो सकती है तो उसको कोई रोक नहीं। हमारा बिलीफ मजबूत होना चाहिए ना, विश्वास मजबूत होना चाहिए। उस दौर में तो लोग तमाम संगठनों के तमाम साथी हैं, जानते हैं, हर संगठनों के मांग पत्र में जानते हैं सबसे नीचे हुआ करता था। हम पूछते थे अपने तमाम शिक्षक नेताओं, कर्मचारी नेताओं से, हमारी पेंशन के 40 नंबर पर देखो, किस पर? 40वें नंबर पर। किसी का मांग पत्र 28 है तो 28वें नंबर पर, किसी का 30 है तो 30वें नंबर पर। हमने लोगों से कहा थोड़ा विश्वास करना, थोड़ा आप साथ देना। ये जो सबसे लास्ट में है, एक दिन इसी हिंदुस्तान में हर संगठन के पहले नंबर पे आएगा। आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया। और आज तो मैं आपसे कह रहा हूं, वही संगठन कुछ चला रहा हो, बिना पुरानी पेंशन का नाम लियो संगठन नहीं चला सकता। ये दौर आया। इतना ही नहीं, एक बात और हमने कही जो हमारे पुराने साथी जानते हैं। हमने कहा थोड़ा और एनएमओपीएस का साथ देना, हमारे सहयोगी संगठनों साथ देना, थोड़ी और हिम्मत देना, थोड़ी और ताकत देना। ये बात मैंने 18 के अंदर कही थी। और हमने कहा थोड़ा और दाना, थोड़ी ताकत देना, हिम्मत देना। क्या होगा? इस देश का राजनेता और राजनीतिक दल चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, मेरी सरकार लाओ पुरानी पेंशन। हुआ या नहीं हुआ? आज तमाम राजनेताओं के फोन आते हैं कि भाई साहब मेरी सरकार बनेगी तो पहले एजेंडे में, मेरी सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में। अरे हिमाचल के तमाम विपक्ष के नेता इसके पहले जो थे, उन्होंने कहा मां चंडी की कसम, पहले कैबिनेट में पहली कलम से पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये दौर भी आया। आज तमाम राजनीतिक दल एक को छोड़कर अच्छा, दिल्ली वाले क्योंकि राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी समझदार ज्यादा है, तुरंत समझ ले कि मामला किधर जा रहा है। सारे के सारे लोग कह रहे हैं हम पुरानी पेंशन देंगे, एक को छोड़ करके, जैसे उनको अपने घर से देना है या जहां से आए वहां से पैसा लेके आना पड़ेगा। भाई जब सब कह रहे हैं तो आपको तकलीफ किस बात की? किस बात की तकलीफ? लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उनकी भी कमजोरी मैं जानता हूं और यही सूत्र दे रहा हूं आपको। जो आज भी कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, 1 अक्टूबर सफल कर देना और मामा मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश से भगा देना, वही प्रधानमंत्री आगे कहेंगे। क्योंकि मैं सब सूत्र जान गया हूं। पिछले 10 साल से इस आंदोलन लड़ते हुए ये सरकार धरना प्रदर्शन से नहीं डरती। बहुत क्लियर हूं, इसीलिए मैंने रास्ता अलग दिया। हमने कहा सरकार धरना प्रदर्शन नहीं, तो हमारे पास एक सूत्र है जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको दे के गए हैं। वो सूत्र है, पहले मैदान में तलवार चलती थी, तोप चलती थी, हाथी घोड़े पालकी चला करते थे। बाबा साहब ने कहा कुछ नहीं करो, वोट की चोट मारो। जो नहीं सुनना चाहता है वो भी सुनेगा। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास रखता हूं। इसीलिए एनएमओपीएस ने, क्योंकि ये बात मैं तब इसलिए कह रहा हूं कि आप इस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे, उसका एकमात्र रास्ता आज के दौर में वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस। अगर आपका कलेजा कह सकता है कि जो मुझे बुढ़ापे की लाठी को तोड़ेगा, हम उसे वोट की चोट मारेंगे कि पेंशन बहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तमाम हमारे राजनीतिक विचारधारा से लोग जुड़े हुए इस बात को तकलीफ होने लगती है। नहीं, मैं तो विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, मैं तो फला पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैं कैसे कह सकता हूं? आप दीदी भी तो सवाल मैं करता हूं आपसे, आपके पेट पर कोई चोट मारे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, आप बुद्धिजीवी, आप क्या करोगे?
बताओ आप, जो बार बार आपके पेट पे लात मार रहा है, चोट मार रहा है, आप क्या करोगे? गुलाब का फूल दोगे? क्या करोगे आप अगर आप बुद्धिजीवी हो? और विचारधारा की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ नहीं है। जिस विचारधारा की बात करते हैं, अभी टिकट न मिले, दूसरे 2 मिनट लगे, आप तो अपना भविष्य बुढ़ापा बर्बाद किए बैठे हो, वो टिकट बदलने को तैयार बैठा हुआ है और हम विचारधारा लिए बैठे हो। तो क्या आप तैयार हैं वोट फॉर ओपीएस के लिए? दिल से? जिनके हाथ नहीं उठे उनको क्या माने? और इसीलिए आपको कहते हुए खुशी हो रही, इस देश में एक भी आंदोलन इस दौर में नहीं चल रहा है सिवाय ओपीएस के। एक भी आंदोलन पूरे देश के अंदर नहीं चल रहा है पुरानी पेंशन के। और आज अगर केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा किसी बात का डर है तो सिर्फ इसी पेंशन आंदोलन से, सिर्फ और सिर्फ। और उसका फार्मूला क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और तमाम राज्यों में होते हुए चला जा रहा है, इसीलिए उसको टेंशन है। तो तैयार है? अब 1 अक्टूबर क्या करेगा? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली वाले तमाशा देखेंगे। इसके पहले भी हम सब ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, लाखों लाख की रैलियां की हैं। हम 30 अप्रैल को भी रैली करने आए थे, हम 26 नवंबर 18 को भी रैली करने आए थे, और तब भी कहा था दिल्ली वालों से, आज फिर कह रहा हूं दिल्ली वालों से, आप संख्या की चिंता न करना, आप मैनेजमेंट संभाल लेना, हिंदुस्तान में लाने की तैयारी। क्या उसके लिए तैयार है? आज आपको तय करना पड़ा, अपना नाम लिखा के जाना है अरविंद जी के पास। ये जो जिम्मेदारी आप हमें देना चाहे, नंबर नोट करें, आप मुझे दें, ये तय करना पड़ेगा। भीड़ की चिंता न करिएगा दिल्ली वालों। हरियाणा बगल में है, 80,000 पंचकुला लेके आए थे, तो कहेंगे इस बार 1 लाख पार। अकेले हरियाणा छोटा सा राज्य है। अभी मैं रास्ते में आया, मैं समीक्षा कर रहा था कि दिल्ली के आसपास जो यूपी का बॉर्डर है, जो सहारनपुर मंडल है, जो मेरठ मंडल है, जो अलीगढ़ मंडल है, जो आपका आगरा मंडल है, ये 4-5 जो मंडल हैं जो यूपी के बॉर्डर पर दिल्ली से सटे हुए हैं। अभी समीक्षा में निकल गया है 5 मंडल से 50,000 आदमी, सिर्फ 5 मंडल से। यूपी के अंदर 18 मंडल है, अंदाजा लगा लेना। अब संभाल लो दिल्ली वालों, इतने काफी, संभाल लेना बस। और ये बात जब मैं उस समय भी कहा था तो लोग विश्वास नहीं किए थे, और जो रेला दोनों ने देखा होगा, उस रामलीला में तो रुक जाते तो दिल्ली ठहर जाती। हुआ क्या था, उस गेट से 50,000 आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी आ रहा है, तो 30,000 आदमी बाहर जा रहा है, तब ये रेला था। और अब की उस समय ना हमारा संगठन इतना मजबूत था, न ये आंदोलन इतना बड़ा था, न उतनी बड़ी सफलताएं थी, तब का नजारा था। आज मेरे पास फोन आता है, सर मैं गगनदीप से बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोलो। विजय बंधु बोल रहे? हाँ बोल रहा हूँ सर। वो 1 अक्टूबर को मैं दिल्ली आ रहे हैं, रास्ता है यार, वहां तो चारों तरफ पानी रहता है, किधर से निकल के आ रहे हो? नहीं सर, वहां से भुवनेश्वर आ रहे हैं, भुवनेश्वर से सब फ्लाइट से आ रहे हैं सर। 1 अक्टूबर को गोवा दमन द्वीप जो चारों तरफ समुद्र से गिरा है, वहां का आदमी दिल्ली आ रहा है। और दिल्ली वाला कह रहा अभी खाओ सलाद उलाद तब चलो। सिक्किम जिसकी भी चर्चा हुई, बहुत छोटा सा राज्य है, भारत के बिल्कुल बहुत सुदूर है। वहां हमारी एनएमओपीएस की एकमात्र महिला प्रदेश अध्यक्ष है, प्रेमा भूटिया, अकेले। उसने कहा सर सिक्किम सर के कितने लोग आएंगे? तो मैं अंदाजे में था कि 100-150 कहेगी। भाई सिक्किम छोटा सा राज्य है, पूरा 30,000 कर्मचारी है, मात्र 30,000। तो हमने कहा 100-150 कहेंगे, फिर दूरी भी बहुत है। तो कह रही सर 1,000 तो हमारा तय हो गया, बाकी और जो बढ़ेंगे। अरे दिल्ली वालों, सिक्किम को देखो,
और अगर दिल्ली के कर्मचारियों की बात करूं मैं, कितनी बड़ी संख्या है दिल्ली में? हाँ, 1 लाख से ऊपर। और यहाँ कितने हैं? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरा देश आ रहा है। ये तो मैं चंद लाइनें आपको गिनाई। रेलवे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एनएमओपीएस को। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। ये कहते थे पहले मैं राज्य का कर्मचारी हूँ, कहता मैं स्टेट का कर्मचारी हूँ, कहता मैं प्राइमरी का हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का हूँ। एनएमओपीएस को धन्यवाद दीजिए कि सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब आपको 1 अक्टूबर को करना क्या क्या है, और दिल्ली आने वालों को तो उस दिन आना है, लेकिन दिल्ली का काम आज से शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप जो कंट्रोल रूम रखे हैं, मैं उसमें निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो आप दिल्ली में एक जो नंबर आपने दे रहे हैं वो दीजिए। 3 नंबर ऐसे दीजिए जो ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे तरह से कंट्रोल कर सके, जो बता सके दिल्ली के बारे में, इधर से बस है, उधर आना है, किधर से आना है, किधर आना। 3 फ्लैश नंबर ऐसे करें और वो फोन उठे। ऐसा नहीं कि हमने नंबर तो डाल दिया और हमने पूरे देश में उसको फैला दिया कि भाई इस पर फोन करना और दिल्ली आपको बताएगा। और आप कर अभी क्या, अभी तो सोने दीजिए, अभी दिल्ली वाले ज्यादा देर तक सोते हैं ना। अब वो आ जाएगा 3 बजे रात में और आप उठोगे 11 बजे। ऐसा ना हो। तो वो कमेटियां, अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद अभी कमेटी बनेगी। कुछ कमेटियों की जिम्मेदारी आज ही दे दी जाएगी, जिससे आप अपना काम समझ जाए। या जिम्मेदारी लेने वाले तैयार हैं क्या? और जिम्मेदारी क्यों लेना मैं आपको बता दूं, चूकना नहीं। ये रैली इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, उसकी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये रैली वो होने जा रही है जो इस एनपीएस की व्यवस्था को खत्म करके ओपीएस की व्यवस्था का रास्ता खोलने जा रही है, उसकी जिम्मेदारी आप लेने जा रहे हो। इतिहास का वो पन्ना गढ़ने जा रहा है रैली, जिसकी आप आने वाली बाद में पीढ़ियों से आप बताओगे। तो जो रैली हुई थी जिसके बाद पेंशन बहाल हुई थी ना, उसका मैं इसलिए अगर जिम्मेदारी आपको मिल रही है ये सौभाग्य मानिए, क्योंकि ये बहुत महान और पवित्र आंदोलन है पुरानी पेंशन का। कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। ये आपके डीए लगने का नहीं है, ये आपके एरिया लगने का आंदोलन नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देने वाले कि हम लोग जिंदा लोग थे और सरकारों को जब सबसे ज्यादा तानाशाही थी उस दौर में लड़के हमने लिया है। मैं बता रहा हूं, तो आप अपनी जिम्मेदारी के लिए नाम यहाँ नोट करा देना। वो कमेटियां अलग अलग बन जाएंगी और जो जिम्मेदारी लेना आप उसमें दिखाना कि जब हमारे पास कोई फोन पर जाए, सर हाँ हमने फोन किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस दिल्ली से आ रहा। अगर आप रिस्पांस दे देंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कम से कम आप रिस्पांस देने से 50,000 लोगों को और बढ़ा देंगे। लोगों को लगेगा ना, लोगों को लगेगा दिल्ली तैयार है। ये रिस्पांस से 50,000 लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो मैसेज आएगा ना बाहर। सब दिल्ली में कंट्रोल रूम खुल गया, वो जिम्मेदार लोग हो गए। जिस तरह की कोई समस्या हो आप फोन करो, सब कुछ वहां अपडेट मिल रहा है। आपका सर तो क्या, आपकी तो तुलना ही नहीं। मैं तो ये जो एनपीएस वाले ओपीएस के लालच में बैठे उनसे कह रहे हैं 1 अक्टूबर अभी तक का जो अपडेट है, और आपको बता दी इतनी आसानी से सरकार करने भी नहीं देगी, इसके लिए भी पहले से तैयार रही, ये भी बिल्कुल जाने। अच्छा भगत सिंह कह रहे हैं हम जा रहे हैं असेंबली में, फिर अंग्रेज कहेंगे जाओ जाओ फेंक आओ। ऐसा होगा क्या? अब बताओ, यही दिल्ली है जहां फेंका रहा। तो क्या उन्होंने कहा मैं बम फेंकना चाहता हूं, तो अगले ने कहा भाई जावेद भाई की जाओ जाओ, ठीक है। क्या कहा होगा? रोका होगा। वो हर अख्तियार किया होगा जिससे वो रुके। लेकिन क्या वो रुके? क्या इस बार क्योंकि सत्ता उखाड़ा है एनएमओपीएस ने वर्तमान सरकार का, तो इस बार वो हर कोशिश करेंगे, वो हर पैतरे अपनाएंगे। अभी यही फ्लैश कर देंगे तो दिल्ली में तो उनको वो नहीं मिला है, अभी परमिशन नहीं मिला। अभी डीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि परमिशन 1947 से अब तक जितने भी धरना प्रदर्शन के परमिशन मिले हैं उसकी कॉपी दे दीजिए। एक कॉपी नहीं दे पाएंगे, तो दिए नहीं उन्होंने।
और मजे की बात है, आज जो सत्ता में बैठे हो, चाहे प्रदेश में बैठे हो चाहे देश के, सब आंदोलन से निकले हैं। कोई भ्रष्टाचार के आंदोलन से खड़ा हुआ और कोई राम आंदोलन से खड़ा हुआ, राम मंदिर का आंदोलन से। और मजे की बात, वही आंदोलनकारी आंदोलन को रोकना चाहते हैं जो आंदोलन से निकले हैं। ये तो दुखद है। जिन्होंने आंदोलन के दम पर ही पार्टियां बनाई, सरकारें बनाई, आज वही आंदोलन को रोक रहे हैं। अभी आपको जानकारी देते हुए, अभी सुबह हमारे एमपी के जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका 4 ट्रेनें निरस्त कर दी गई। उन ट्रेनों को निरस्त किया गया जिसमें सबसे ज्यादा 80% उस दिन एनपीएस वाले रिजर्वेशन कराए थे। 4 ट्रेनें निरस्त हो गई। ये सब होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये एनएमओपीएस के लोग, ये एनपीएस के जो ओपीएस के दीवाने हैं, आप चाहे जितना जो करना होगा आप करना, 1 अक्टूबर पूरा हिंदुस्तान दिल्ली रहेगा। आपकी रणनीति हमारी भी रणनीति है। हमारे सबसे जो सेवानिवृत्त वाले हैं वो सबसे आगे रहेंगे। वो सबसे आगे रहेंगे। और ये केंद्र सरकार के बड़े संस्कारिक लोग हैं, तो बुजुर्गों को लाठी चलाना कौन सा संस्कार है? किस धर्म में कहा गया बुजुर्गों को लाठी मारो, है ना? वो सबसे पहले रहेंगे, उसके पीछे मात शक्तियां रहेंगी। हमारे यहां देवी माना जाता है, ठीक है, लाठी चलाओ आप। अगर आपकी रणनीति है तो हमारी भी रणनीति है। उसके बाद फिर एनपीएस वालों का रेला रहे, करो जो करना होगा। और आपको मैं बताऊं, जब दिल्ली के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो उस दिन हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली ही रहे, ऐसा ना विदेश का कार्यक्रम मना ले। मैं चाहता हूं कि दिल्ली रहे। क्यों? क्योंकि वो अनसुना जो करे उनको पता चले कि ये वही लोग हैं, ये खरीद के और लाद के और जबरदस्ती नहीं लाए गए हैं। ये लोग आए हैं अपने प्रधानमंत्री से अपनी पुरानी पेंशन मांगने। अब देखो और सुनो, एक ही आदमी की नजर से ना देखो। तो उस दिन दिल्ली रहे, लेकिन हमको उम्मीद कम है, क्योंकि मेन जब मुद्दा आता है तो प्रधानमंत्री जी इधर उधर कहीं चले जाते हैं। जैसे जब जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठी थी तो कहीं और थे, जब कहीं और जाना था तो कहीं और चले गए, है ना? और अभी एक बहुत दुखद घटना हुई, आप इसको पार्टी ने जोड़ी, लेकिन एक इंसान के नाते, एक नागरिक के नाते तकलीफ हुई थी, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक पेपर में छपा हुआ था, वो पढ़ा था मैंने न्यूज, और मैं वो न्यूज पढ़ते समय मेरे आंसू निकले थे। अभी 2 दिन की पहले की घटना है, हमारे कश्मीर में 3 शहीद हुए थे। 3 ऑफिसर मारे गए, तीनों शहीद हुए देश के लिए। वही समय उनकी शहादत उनके घर पहुंची थी। वही समय एक भव्य आलीशान कार्यालय बना हुआ है, वहां पर फूलों की वर्षा हो रही थी और शहीदों की फोटो सामने लगी थी, और प्रधानमंत्री ऐसे था उनका हाथ। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपको हो सकता है कि आप पार्टी जुड़े हो तो आपको तकलीफ न हो, लेकिन पार्टी के बाद भी आपकी वैचारिकता आपकी जिंदा रहनी चाहिए। ये आपकी नागरिकता का सवाल है। दोनों फोटो एक साथ छपी थी, एक तरफ शहीदों की फोटो थी, एक तरफ फूल की वर्षा करते प्रधानमंत्री की फोटो थी। इतना भी तो खुदगर्ज मत हो जाइए। जिनके दम पर हम सुरक्षित हैं उन्हीं को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत पीड़ादायक है। मणिपुर में क्या हुआ? तकलीफ नहीं होती। हम चाहते तो सत्ता रहे। सत्ता किस लिए रहते हैं? कि हमारी महिलाएं खुलेआम नंगा घुमाई जाए, इसीलिए सत्ता चाहते हैं। अब आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसका विरोध कर रहे, नहीं, मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि हमारी इंसानियत, हमारी नागरिकता जिंदा है या मर गई है। हम किसी पार्टी के किसी नेता के बहुत प्रबल समर्थक हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके शासनकाल में महिलाएं समाज के सामने नंगा घुमाई जाती है, हम उसकी तारीफ करें और हम माने, तो हमको लगता है हमारी मौलिकता, हमारी नैतिकता खत्म हो गई है। आप ये सब बातें करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। मुद्दों की राजनीति, ये पुरानी पेंशन क्या है? मुद्दा है। और अभी इसी आंदोलन के बीच में फिर खींची जाएगी। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं। और मुद्दों की राजनीति पर लाने का काम कौन करेगा?
वो अनपढ़, गंवार, आदिवासी जिसके पास खाना नहीं है, वो मुद्दों की राजनीति कराएगा क्या? ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेदारी है कि राजनीति करो, नेताओं को मुद्दे पर लाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुद्दा क्या है? सामाजिक सुरक्षा। मुद्दा क्या है? रोजगार। मुद्दा क्या है? चिकित्सा। मुद्दा क्या है? हमारी महिलाओं की सुरक्षा। ये मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। और बात किस पर हो रही है? मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और फिर हमारे ऊपर एक आरोप लगाया, ये यार मास्टर देखो राजनीति कर रहा है। अच्छा, ठेला वाला राजनीति करे, मास्टर पढ़ के राजनीति करे, ये नई परिभाषा बताई गई, ये नई परिभाषा, इसको बदलिए। मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ कई लोग ऐसे मिले, ये सब देखो प्राइमरी के मास्टर राजनीति करते हैं, तो हम कहें अनपढ़ राजनीति करेगा क्या? और वो कह देता और हम मान लेते हैं। भाई पढ़ा लिखा राजनीति का इसमें क्या बुराई है? और पढ़ा लिखा राजनीति नहीं करेगा तो गवार करेगा क्या भाई? आज के बाद कभी कोई बोले कि कर्मचारी राजनीति करता है, हमारे को आरोप लगता है कि शिक्षक कर्मचारियों को विजय बंधु ने राजनीतिक बना दिया। हमने कहा मैं करता हूं, क्योंकि इस देश में 100 साल धरना दोगे कोई मुद्दा नहीं हुआ। जिस दिन उस मुद्दे को राजनीतिकरण कर दोगे, हल होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन, क्योंकि इनको एक चीज पता होती है कि हमारा वोट खराब होगा या फायदे का है, बस, बाकी कुछ नहीं मतलब। तो मुद्दे की राजनीति में आपको बढ़ना चाहिए। और मुझे फक्र है कि NMOPS जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आपको इस बैनर के अगर आप साथी तो आपको फक्र होना चाहिए। आप कश्मीर भी चले जाइए और कन्याकुमारी चले जाइए, वहां भी आप NMOPS अगर बताते हैं तो सरकारी कर्मचारी शिक्षक है तो आपको कहेंगे अच्छा आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये बहुत बड़ा बैनर है जो आज के देश में सबसे बड़ा बैनर है। 22 स्टेटों में जिसका है कार्यक्रम, 5 स्टेटों में जो जीता है, 2 स्टेटों में भी बातचीत चली, तेलंगाना भी हो सकता है 1 अक्टूबर के पहले आपको सूचना मिल जाए। 1 अक्टूबर को हो सकता है एक राज्य की सूचना आपके सामने मिल जाए, ऐसी भी तैयारी है, ऐसी भी तैयारी। तो आपसे मैं कहते हुए, और पेंशन की बात करूं, मैं उसको इसलिए याद नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं बुढ़ापे की लाठी यूं ही नहीं कही जाती। 70,000 टेंशन चाप रहे, चेहरे की देखिए ललाट, और इधर MPS वाला चश्मा लगा के मुझे टाल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पेंशन का टेंशन है। इधर मामला फिट है, खाए खत्म नहीं हो रही है, खाए खत्म नहीं हो रही है। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप अपने आसपास जाके जो पेंशन में हो पुरानी में, उनका देखना, उनकी घर में इज्जत है, उनका सम्मान है। और पहली तारीख आ जाए तो सम्मान और बढ़ जाता है, और वेतन आपका लेट हो जाता है, लेकिन पेंशन पहली तारीख को आता है। बात समझ में आ रहा? ये पेंशन की औकात है। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं, संक्षेप में आपसे एक बात कहना चाहता हूं। पेंशन क्या है? हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन। बोलिए आप, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, और हमारे बहन की राखी बनवाई है पुरानी पेंशन। आप जब बूढ़े होंगे, आपका नाती आपके पास दौड़ता, जानते क्यों आता? बाबा चॉकलेट वाला पैसा जरूर दे देंगे। ये है। और अभी किसी साथी ने कहा ये चंद रुपए का भी मामला नहीं है, किसी पैसा ही है, ये हमारा सम्मान और स्वाभिमान भी है। पूरी जिंदगी हमने सबको दिया है, हम बुढ़ापे में अपने पैसे अपनी दवा के लिए अपने बच्चों से अपनी बहू से नहीं मांग सकते, ये हमारा जमीन नहीं कहेगा। इसलिए हमारे मान और सम्मान की भी लड़ाई है पुरानी पेंशन। और लास्ट बात, ज्यादा न लंबी करते हुए, अपने लिए जीना जी लेना, अपने लड़ लेना, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है। कितने लोग सहमत हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए? सहमत है कि मिलना चाहिए? एक बार हाथ ऊपर करिए, एक बार हाथ। अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। वो देश के लिए जान देते हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए आन मान शान हमारे हैं, और एसी में बैठा हुआ नेता 4 पेंशन लेता है और अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं देता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल उठाता हूं मैं, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? नेता पेंशन लेगा और हमारा किसान, गरीब का, मजदूर का बेटा अग्निवीर होगा और नेता पेंशन वीर होगा। नेता पेंशन वीर है और वो अग्निवीर है।
मुझे तो दुख होता है इस बात के लिए, जब इस देश में अग्निवीर व्यवस्था लाई गई, इस देश में विद्रोह क्यों नहीं हुआ? और क्या बताया जाए, भार बहुत आ रहे हैं। मैं टीवी डिबेट में बैठा था, न्यूज 24 में, जिन लोगों ने, कुछ लोग देखा है क्या डिबेट मेरी देखी थी क्या आपने? यही सवाल आया था, तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता के सामने कहा था, हमने कहा 4 पेंशन ऐसी बच्चे वाला ले लेगा और इस देश का अग्निवीर को पेंशन ना देने पड़े, इसलिए सेना की व्यवस्था को बदल दिया गया। आप बताओ कैसे न्याय कहा जा सकता है? फिर उन्होंने गिनाने लगे ये पैसा वो पैसा। हम कहे जब आप अपना वेतन भत्ता ऐसे ठोक ठोक कर बढ़ा लेते हैं तब आपको और समस्या नहीं दिखाई पड़ती है। और बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल का अनुभव है, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं होशो हवास में, होशो हवास में कह रहा हूं, पैसे की कमी इस देश में नहीं है, बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है। अगर पैसे का सवाल होता, एक दिन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक रैली में, एक मंच सजाने में, एक रैली करने में 1-1 करोड़ रुपए खर्च होता है। इस देश में पैसे की कमी है क्या? 900 करोड़ का बजट 4100 करोड़ पहुंच जाता है, तब आप नहीं कहते पैसे की कमी है? उसी दौर में जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, दवाइयों के लिए लोग मर रहे थे, जब लोग बेड के लिए मर रहे थे, उसी कोरोना टाइम में शुरुआत हुआ था 20,000 करोड़ से ज्यादा का एक नया शीश महल बनने का दिल्ली के अंदर। पैसे की कमी है क्या? उसी दौर में जब हम अपनी मानवता के लिए, हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर, हमारे अध्यापक वो व्यवस्था में कोरोना में दौड़ रहे थे, 800 करोड़ के 2 चार्टर प्लेन लाए गए थे। पैसे की कमी है क्या? ये बात मैं आपके सामने ना टीवी डिबेट में मैंने बोला था। अगर पैसे की कमी थी तो जब दवाइयां नहीं मिलती थी तो एक शीश महल बनाने की क्या जरूरत थी? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, पिता को दवा चाहिए और बेटा कहे मुझे चॉकलेट वाली पसंद लाके तुरंत खिलाओ, ये कौन सी मानवता है? पहले उसको दवा दीजिए, चॉकलेट बाद में आ सकती है। सोने की थाली के अलावा भी भोजन किसी में किया जा सकता था। ये बात मुझे नहीं पता है, दिल्ली वाले बताए। G20 क्या है? अब शुरू होगा G20, तो कहने आया हूं अब शुरू होगा G20। और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2-3 मुख्यमंत्री को भूतपूर्व कर चुका हूं। अभी मध्य प्रदेश में जा रहा था तो वहां के डीजीपी ने मुख्यमंत्री के यहाँ संदेश आया कि आपको कार्यक्रम की परमिशन है, आप परमिशन दो, करो, रैली करो, जितनी लाख लाना लाओ, बस विजय बंधु को नहीं आने देना। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा भाई क्यों? वो दरअसल मुख्यमंत्री जी करे वो तो भूतपूर्व बनाने की बात करता है। और मैं कह रहा हूं ये G20 ये अंतिम फोटो है पीएम साहब की। ये सब 24 के बाद उतर जाएगी अगर हमारी पेंशन, और मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ कि कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं। वैसे बहुत हंस रहे हैं, समझ गया क्या मां? इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि दिल्ली की 1 अक्टूबर की जो तैयारी है उसको बहुत हल्के में नहीं लीजिएगा। आप अपनी जितनी क्षमता है संख्या निकालिएगा, संख्या जितनी निकाल सके निकालिएगा, उससे ज्यादा मैनेजमेंट पे काम करिएगा। और दिल्ली की जो रैली होगी मुझको लगता है कि 1 अक्टूबर के बाद, और एमपी फाइनल है, एमपी फाइनल है, राजस्थान में फाइनल है। उसकी इसलिए नहीं बात कर रहा हूं कि जो ओपीएस लाएगा उसको तो हम लाएंगे, वो तो फाइनल है। जो ना कर रहा उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। और हमने संदेश मध्य प्रदेश में कहा था, मुझे कहा था कि मामा भांजे की जब लड़ाई है, 8 शास्त्र और जितने वेद शास्त्र उठा पढ़ लीजिए, मामा भांजे की जब लड़ाई होगी तो भांजा ही समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, 1 अक्टूबर रैली सफल करिए। और जिनके जिनके लोग हैं जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, उन्हें फोन करो,
जो हमारे पेट पे लात मारेगा हम उसे वोट की चोट देंगे। ये आप फोन करके बताओ उसको। 8 लाख मध्य प्रदेश के अंदर हैं, एक वोट मान लो 5 एक परिवार से, तो 40 लाख है। अकेले गिराने वाले सक्षम है, अकेले अगर वो कर्मचारी बन जाए तो, जाति धर्म भाषा क्षेत्र न पड़े तो। और मैं आपको एक लास्ट संदेश दे रहा हूं, इस सरकार को, अब आपको सरकार गिराने आए हो क्या? नहीं, जो पुरानी पेंशन नहीं देगा चाहे जो हो उसके हम खिलाफ है और पूरी बुलंदी के साथ खिलाफ में। और उसका एक फार्मूला मैं बता दूं, पूरे देश में एनपीएस वाले से 1 करोड़ लोग हैं। कितने हैं? 1 करोड़ लोग पूरे देश में एनपीएस वाले हैं। अगर हम 5 मान लेते हैं तो कितने हो गए? और हम मास्टर हैं, कभी किसी चीज गड़बड़ी होती है मास्टर बुलाओ, और हम मास्टर हैं। और हमारे तमाम लोग प्राइमरी के भी टीचर होंगे, हैं क्या? अब आप शहरों में हैं, मेट्रो सिटी के हैं तो अलग बात है, लेकिन मेरी गांव की बात मैं कर रहा हूं। गांव का जब प्राइमरी के बाद मास्टर 2 बजे बाद खाली होता है अपनी पढ़ाई के बाद, तो 2 बजे के बाद वो चौराहे पर जरूर बैठता है, वो चाय की दुकान पर, वो प्रधानमंत्री जी वाली, वहां बैठेगा और बैठे बैठे झोगड़ झोपड़ी में वो झोपड़ी में बैठकर एक ही बात बोलेगा, क्या ये सरकार जा रही वो आ रही। तो आज भी गांव में पढ़ा लिखा आदमी या अनपढ़ भी आदमी कहता है ये पढ़ा लिखा मास्टर बात सही बता रहा है, आज भी लोग मानते हैं, ऐसा है। अब शहरों में नहीं होगा मुझे नहीं पता, बताएंगे, लेकिन गांव में है कि पढ़ा लिखा मास्टर आदमी सही बता रहा है। अगर ये 5 काम हमने और कर दिया, चाय की दुकान बैठे और बोले सरकार जा रही हो आ रही, तो 5 आदमी और हम तैयार कर देंगे, इतना क्षमता रखते हैं। कितना? 5, और 5 हम पहले से हैं, कितने हो गए? अब कितना वोट हो गया? कितना? पिछली जो केंद्र सरकार बनी थी, केंद्र सरकार जो पिछली 19 में बनी थी, वो 23 करोड़ बनी थी। कितने में? 23 करोड़ में। अब 23 में 10 निकाल दीजिए। हिंदू धर्म में ये 13 ही का संस्कार है। नहीं है? अकेले ये पढ़ा लिखा है कर्मचारी अगर चाह ले, अकेले किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, और जरूरत पड़ जाए तो जो ओपीएस वाले हैं उनका भी 5 करोड़ अकेले। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वो सिर्फ वोट की गणित समझते हैं, इसीलिए वोट की गणित बता रहा हूं। और इसी वजह से कई राज्य, हिमाचल क्या हुआ था आप सुना था, मेरे पे एफआईआर हुई थी, 28 लोगों पे एफआईआर की गई, अकेला मैं था, मेरे ऊपर किया गया। वहां के मुख्यमंत्री ने स्पेशली कहा विजय बंधु का नाम डालो, जबकि वहां जो दीवान था वो बताया कि सर 27 लोगों का नाम था, आपका नहीं था। आपका तो नाम मुख्यमंत्री के यहाँ से आया, क्या उसका नाम डालो, वो ठंडी वादियों में ओपीएस की गर्मी पैदा कर रहा है। मेरा भी नाम गया, मेरे एफआईआर हुई, 2-3 बार वहां जाना पड़ा, कोर्ट में शामिल होना पड़ा। लेकिन वहां के 2 वाकया मुझे याद है, वो जो मुंशी था वो कहा भाई साहब अब मुख्यमंत्री के यहाँ से आए तो लिखना तो पड़ा, लिख दिया हूं कि भाई साहब आंदोलन आपका ठीक है। हम कहे क्यों? हाँ सर हम भी एमपीएस में हैं। और वो थाना नाम नहीं लोगों नहीं, कार्रवाई हो जाएगी। वो थाना था जिस थाने में हम लोग गए थे, अंदर हम लोग मुलजिम थे अंदर, और उसके बाद बाहर हम लोग निकले, 56 लोग उस थाने में थे, 23 लोग एनपीएस वाले थे। थाने के बाहर आकर के निकल के हमारी वहां टीम को कहा भाई साहब मैं आंदोलन तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आर्थिक सहयोग आप लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। ये आंदोलन कितना महान और कितना गजब का है। और आपसे मैं सूत्र दे रहा हूँ, आप दिल्ली को दिन इधर उधर घूमिएगा, पुलिस वाले दिखाई पड़े ना, उनको बिल्कुल नहीं बोलना शिक्षकों कर्मचारी की पेंशन बहाल करो, उनके ही बोलना पुलिस वालों की पेंशन, पुलिस वालों की पेंशन, आरसीडी वालों की पेंशन। कारण की देता हूँ कर गन्ना वाला नीचे हो जाएगा। एक ही बात, और जब थोड़ा समझ जाए तो थोड़ा और बोला, ये अंदर की बात है, हमारे मुख में नारा चलता है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे का मुस्कुरा कहता है। एलआईयू के लोगों को फोन आता है मेरे पास, हेलो दिल्ली में रैली है, हाँ है, कितने लोग जा रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता।
भाई ये कोई संगठन तो है नहीं, जातिवादी कहते हैं हमारे यहाँ 70,000 आएंगे, मैं गारंटी 90,000 हो जाएंगे, उनको खुद ही नहीं पता। भाई कौन कहां से चल देगा, कौन कहां से आ रहा, हमको आपको किसी को नहीं पता। ये आंदोलन है तो कहे लाहौर से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हम सुन लेते हैं, उसकी बात हम बात नहीं पूछते। भर्ती कब की है? खासकर 2008 की। इतने जैसे बोलता हूँ, कहा भाई साहब फिर हमने तनख्वाह उधर लो, काम इधर का करो, पेंशन बाहर लो। यह आंदोलन अजीब है। सरकार की व्यवस्था देने के लिए उनको लगाया गया, वो हमारी व्यवस्था में शामिल होते हैं, हमारी व्यवस्था में शामिल होते हैं। यहाँ भी आपके पास जो भी लोग होंगे देखना, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे, सबके सब लोग सपोर्ट। बस उनसे नहीं लड़ना, हमारी लड़ाई सरकार से। हमारे कुछ लोग गलती करते पुलिस वाले लड़ जाते, पुलिस वालों से लड़ना नहीं, उनको मिला लेना है, फिर उनकी व्यवस्था टूट जाएगी जिसके लिए लगाए हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बोरियत के बाद भी हमको सुना। नहीं, कुछ लोग कभी क्या होता है कि लंबा टाइम हो गया, हम बोर हो गए, लोग कहते हैं बोर हो गए। तो अब आप क्या नहीं पता, लेकिन हमारे तरफ गांव में जब नल लगवाते हैं तो जब साफ पानी नहीं मिलता तो कहते हैं और बोर करो, फिर कहते भाई साहब अभी नहीं और बोर करो। तो उसका मकसद जानते हैं, स्वच्छ और अच्छा पानी निकले। आपको बोर इसलिए किया जाता है कि ओपीएस रूपी अच्छा पानी निकले तो जीवन आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।